हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का यानी रासायनिक बलगतिकी का न्यूमेरिकल टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। वो भी न्यूमेरिकल्स ये है प्रथम कोटि के समाकलित वेग समीकरण पर आधारित है और इसका टी हाफ पर भी आधारित है, मतलब कि अर्धजीवन काल पर भी आधारित है। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था प्रथम कोटि के समाकलित वेग समीकरण को कैसे हम लोग डेरिवेशन करते हैं, कैसे डेराइव करते हैं, ठीक है। और शून्य कोटि के भी समाकलित वेग समीकरण को आपने पढ़ा है, उसको कैसे डेराइव करते हैं। लेकिन आज हम लोग न्यूमेरिकल टॉपिक को पढ़ेंगे। कई न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी से भी मैंने लिया है, उस टाइप्स का लिया है। मैं टाइप्स वाइज न्यूमेरिकल बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको आज डील कर रहा हूं कि nth अगर nवां हम लोग कोटि का nवां कोटि का अगर हम लोग समीकरण लेते हैं, हमें पता ही नहीं है कि कौन सी कोटि है, कोई nth कोटि होगा। उस कोटि का अगर अर्धजीवन काल अगर आपको डिटरमाइन करना हो तो कैसे आप डिटरमाइन करोगे, आइए जानते हैं। तो इसका हेडिंग ये होगा कि हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग अर्धजीवन काल निकाल रहे हैं कौन सा, nवां कोटि के अभिक्रिया का, यानी कि हिंदी में लिखेंगे कि nवां कोटि के अभिक्रिया का अर्धजीवन काल। अर्धजीवन काल क्या है, आइए जानते हैं। मैं आप लोगों को एक यहां बता रहा हूं कि इनका जो टी हाफ होगा, मतलब कि nवां कोटि का जो अर्धजीवन काल होगा, ये 1/a⁻n-1 के सीधा समानुपाती होता है, ठीक है। n/1 के सीधा समानुपाती होता है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं जहां n बराबर अभिक्रिया की कोटि, जहां n क्या है, अभिक्रिया की कोटि। तो जो कोटि आपको रखना है रखिए, वहां से आप निकाल सकते हैं। मैं खास करके ये फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं कि अर्धजीवन काल का, किसी भी ऑर्डर के अर्धजीवन काल का फॉर्मूला क्या होगा, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव या कई न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पे कि प्रथम कोटि, शून्य कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि का जो अर्धजीवन काल है उसके प्रारंभिक सांद्रण से क्या संबंध है। तो हम एक संबंध दिखा रहे हैं आपको जिसमें अर्धजीवन काल और प्रारंभिक सांद्रण जो है किसी भी कोटि की अभिक्रिया का क्या संबंध है उसके बीच। तो इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब समानुपाती है, a⁻n-1 को ऊपर ले जाइए तो क्या हो सकता है, 1 - n हो सकता है, a⁻1 - n, चूंकि 1 था तो ये ऊपर जाएगा, यहां माइनस यहां प्लस, तो 1 - n हो जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला जहां n अभिक्रिया की कोटि है। चलिए इसको हम लोग उदाहरण देखते हैं, यानी कि एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट नंबर एग्जांपल हम ले रहे हैं, इसमें n = अगर 0 है, मतलब कि यह अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया है। शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धजीवन काल कितना होता है, याद होगा आप लोगों को, टी हाफ = a/2k है ना होता है। यानी कि यहां पे हमारा जो संबंध है ये कह रहा है कि अर्धजीवन काल जो है शून्य कोटि का प्रारंभिक सांद्रण के सीधा समानुपाती है। आइए देखते हैं यहां क्या आता है। यहां लेंगे टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻1 - 0, तो यानी कि इसलिए टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, यानी जो अर्धजीवन काल है वो प्रारंभिक सांद्रण के सीधा समानुपाती आते हैं। क्लियर हुआ बात है, ये कंप्लीट समानुपाती आते हैं।
अब हम लोग को ये देखना है सेकंड में प्रथम कोटि के लिए अगर n इज इक्वल टू 1 हो जाए, मतलब कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया हम लेते हैं n इज इक्वल टू 1, इसका क्या आता है टी हाफ 0.693 डिवाइड बाई की, जो हम निकाले हैं डेरिवेशन वो तो हमको याद है, लेकिन इसके आगे हम लोगों को नहीं याद है, वो आएगा इस संबंध से। ये प्रमाणित करने के लिए मैं लिख रहा हूं यहां पे। तो रखिए हमारे यहां पे टी हाफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 1 माइनस 1, तो क्या आएगा बाबू 1 माइनस 1 का अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ ये हो गया कि आप लिख सकते हो, या यहां से हम इसको लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं, इसलिए टी हाफ इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1, चूंकि a का पावर 0 तो ये 1 आ जाएगा। यानी प्रथम कोटि के जो अर्धजीवन काल है, प्रथम कोटि का अर्धजीवन काल देखिए यहां भी नहीं है, ये प्रथम कोटि का अर्धजीवन काल अपने प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं रहता है। इसी प्रकार आप किसी का निकाल सकते हो, द्वितीय कोटि का निकालोगे तो क्या आएगा, थर्ड नंबर में देख लेते हैं। अगर हम लोग निकाले यहां पे n इक्वल टू 2, यानी कि द्वितीय कोटि, इसका हम डेरिवेशन नहीं बताया है, टी हाफ आपको नहीं याद है मान, चलिए तो अब देखिए कैसे आएगा, यहां से आप ले सकते हो a टू द पावर 1 माइनस 2 है ना होगा, तो क्या आएगा देखिए, तो इसलिए टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर माइनस 1, दैट इज टी हाफ 1 बाई a हो जाएगा। यानी कि द्वितीय कोटि का आजीवन काल अपने प्रारंभिक सांद्रण का वृत्त क्रमानुपाती होता है। क्लियर हुआ, प्रारंभिक सांद्रण का वृत्त क्रमानुपाती। तो अगर हम इसको ग्राफ के अनुसार अगर हम चेक करें, अगर हम इसका ग्राफ पढ़ लेते हैं सबका, यानी कि हम ग्राफ किसका ले रहे हैं, टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन, मतलब वही प्रारंभिक कंसंट्रेशन, दोनों के बीच एक हम ग्राफ दिखा रहे हैं हमको। चलिए पहला हम ग्राफ लेंगे यहां पे शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो ये तो टी हाफ हो गया और ये कंसंट्रेशन हो गया, प्रारंभिक सांद्रण जो आप कहते हो। तो शून्य कोटि का अभिक्रिया का अर्धजीवन काल प्रारंभिक सांद्रण का सीधा समानुपाती होता है, यानी कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये सीधा समानुपाती हो गया एकदम, जिस एवरेज में जाएगा उस एवरेज में बराबर जाएगा, है ना, बिल्कुल। तो ये आपका हो गया शून्य कोटि का अभिक्रिया, मैं लिख दूं यहां पे, ये हो गया आपका शून्य कोटि का। अब आइए देखते हैं प्रथम कोटि का अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ग्राफ हम बनाएंगे ऐसे, ये हो गया आपका टी हाफ और ये हो गया कंसंट्रेशन। चूंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होता है वो अपने प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं रहता है, तो बिल्कुल जो टी हाफ है उसके सांद्रण के बढ़ने और घटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सीधे अपनी एक लीनियर रेखा में जाएगा, मतलब सीधी रेखा में जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका प्रथम कोटि का अभिक्रिया, तो ये प्रथम कोटि का अभिक्रिया। अगर आप चाहते हो कि द्वितीय कोटि का अभिक्रिया बनाए तो वो मैं यहां बना रहा हूं, ये शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि का अभिक्रिया। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का ग्राफ अगर हम लोग बनाते हैं तो हम कुछ ऐसा बनाएंगे, ये हो गया हमारा टी हाफ। अगर हम यहां कंसंट्रेशन ऐसे लेते हैं तो उल्टा होगा, लेकिन अगर हम कंसंट्रेशन को 1 बाई कंसंट्रेशन कर देते हैं, यानी 1 बाई ए भी लिख सकते हैं, 1 बाई ए या 1 बाई कंसंट्रेशन, तो 1 बाई कंसंट्रेशन लेते हैं, तो अब द्वितीय कोटि का अभिक्रिया का ग्राफ कहता है कि 1 बाई ए का ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि ये ग्राफ अब हम लोगों को ऐसे बनाना होगा। तो ये था आपका द्वितीय कोटि का अभिक्रिया, यानी कि ये था सेकेंड ऑर्डर के लिए था। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। मैं ये बता रहा था एनवा कोटि का अभिक्रिया का आजीवन काल किस तरह से आप लोग निकालोगे, किस तरह से डिटरमाइन करोगे अगर आपको किसी क्वेश्चंस में आ जाते हैं तो। चलिए न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। मैंने कहा था आप लोगों से कि आज का जो लेक्चर है वो मेनली डिपेंड करता है नोमेनक्लेचर के लिए, क्योंकि थ्योरी तो पढ़ रहे हैं आप, लेकिन डिपेंड करता है कि नोमेनक्लेचर ये
न्यूमेरिकल आप कैसे बना रहे हैं, ये इस पे ध्यान देना है न्यूमेरिकल टॉपिक के लिए। तो आज का लेक्चर जो मेरा है वो हम लोगों का मेनली डिपेंड करता है न्यूमेरिकल्स पे। तो आइए अब देखते हैं न्यूमेरिकल्स कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल में देखेंगे, यहां पे कुछ मैं टाइप्स बता रहा हूं यहां पे, ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स पर हम लोग चलेंगे, है ना, कि कौन से टाइप्स का हम आज न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं, कौन से टाइप्स का हम यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे बिग, फर्स्ट नंबर हम लोग टाइप्स ले रहे हैं यहां पे, बिग निर्धारित या बिग समीकरण, बिग समीकरण के व्यंजक पर, बेग समीकरण के व्यंजक पर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं इसमें एक क्वेश्चन ले रहा हूं, बेग समीकरण के व्यंजक पर किस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं। एनसीईआरटी में भी बहुत मिलेगा, एक नहीं दो तीन मतलब न्यूमेरिकल इसमें देते हैं। मैं पहला इसमें प्रकार ले रहा हूं बेग समीकरण व्यंजक पर। देखिए, एक अभिक्रिया में एक के प्रति, ठीक है, एक के प्रति प्रथम कोटि का है, प्रथम कोटि है तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि है, तो क्या क्या निकालना है पहले समझ लीजिए। तो ए में दिया है अगर बी की सांद्रण, बी की सांद्रण 3 गुना कर दिया जाए, बी की सांद्रण 3 गुना कर दिया जाए, यहां लिखते हैं द्वितीय कोटि है, तो बेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर फर्स्ट में बी की सांद्रण 3 गुना कर दिया जाए। बी में अगर ए तथा बी दोनों की सांद्रण दुगुनी कर दिया जाए, क्या प्रभाव पड़ेगा, यही हम लोग जानेंगे। तो जब आप इसका आंसर तैयार करोगे ना, तो सबसे पहला काम करना है कि ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें ए के प्रति कितनी कोटि है, इसके लिए एक समीकरण बनाना। माना कि R इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर कितना है 1, प्रथम कोटि है, कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर कितना होगा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये द्वितीय कोटि कह रहा है। तो ये हम ये व्यंजक मान लेंगे, माना कि R इज इक्वल टू इतना व्यंजक है मतलब इसके बेग के समीकरण का व्यंजक यही है जो हमको ये बता रहा है। तो ए में कहता है कि अगर बी की सांद्रण 3 गुना कर दे, बी की सांद्रण आप अगर 3 गुना करते हो तो इसके बेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये जानना है। तो निकालना है तो यहां पे ये के कंसंट्रेशन ऑफ बी को कहता है कि 3 गुना करना है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ए ऐसे ही रहेगा, बी को 3 गुना करना है यानी कि 3b का स्क्वायर कर देंगे, तब इसलिए ये हो जाएगा कि 3 3 का 9, इसको पहले यहां ले लेते हैं, 9 के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर, ये R1 आ गया, या R1 इज इक्वल टू के ए कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर, यहां देखिए तो बराबर क्या माने हो, R माने हो, तो R1 इज इक्वल टू 9R, यानी कि ये रिलेशन आया आपका
कि जो नया आपका वेग आएगा, रेट आएगा, वो पहले वाले रेट से कितना गुना अधिक होगा, 9 टाइम्स अधिक होगा, 9 गुना अधिक हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर ए था और उसका आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी कहता है कि अगर ए तथा बी दोनों को हम क्या करते हैं, दुगुना कर देते हैं। चलिए यहां भी एक R1 लेते हैं और यहां पे के कंसंट्रेशन ऑफ ए को दुगुना करने के लिए कह रहा है और कंसंट्रेशन ऑफ बी को भी दुगुना करने के लिए कर रहा है। तो अब इसको दोनों को दुगुना कर दिया गया, क्या आएगा, इसका 2, इसका 2, 2 गुने 2 यानी कि 4। तो चलिए अब यहां आ जाएगा के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर, 4 दूना 8 और इतना को हम लोग क्या लेते हैं, इतना को लिया गया है R, तो ये हो जाएगा 8R यानी कि R1 इज इक्वल टू 8R। दैट मीन्स पहले वाले रेट से जो नया रेट आ रहा है वो कितना गुना होगा, 8 गुना होगा, 8 टाइम्स मोर देन होगा। चलो इसी में एक मैं तुम लोगों को एक और दिखाता हूं। सी नंबर में हम इस बार करते क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए को, ए के कंसंट्रेशन को हम क्या करते हैं ना 2 टाइम्स कर देते हैं और कंसंट्रेशन ऑफ बी को जो है हम 1/2 टाइम्स कर देते हैं। तो क्या आएगा ये थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, 1/2 टाइम्स कर देते हैं। चलिए तो R1 मान लेते हैं, R1 इज इक्वल टू R, इसको 2a लिखना है और यहां पे 1/2 लिखना है, 1/2 बी का स्क्वायर, दैट मीन्स ये 2 इंटू 1/4 के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। तो क्या आएगा देखिए, तो यानी कि 1/2 R1। इस बार जो हमारा रेट आया वो पहले वाला रेट से आधा है, मतलब 1/2 है। तो इसका जब आधा करेंगे तब हमारा जो नया रेट आएगा उसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरह के आप लोगों को कई क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी मिलेंगे। वैसे में एनसीईआरटी में ये इसमें से कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे और भी कुछ इसमें दिया गया है, तो एनसीईआरटी मिलेंगे, आपके और भी कुछ बुक्स होंगे उसमें मिलेंगे। तो ये टाइप आपका क्लियर हो गया। लेकिन इसी में मैं आप लोगों को एक और दिखाता हूं क्वेश्चन, किस पे, टाइप्स 1 में वेग समीकरण के व्यंजक पर आधारित एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। इसको मिटाऊं, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको समझने के लिए फिर से 1-2 क्वेश्चन कर लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन बनाइएगा तभी जाकर आपको क्लियर करेंगे, क्लियर होगा कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, टॉपिक क्लियर होगा कि क्या हम पढ़े हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं जिसमें आप लोगों को कुछ डाटा दिया गया होगा। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी में बता दूं कि 10, 11, 12 है, ये सब क्वेश्चन है 10, 11, 12। मैं उसी में से एक क्वेश्चन ले रहा हूं। अभिक्रिया अभिक्रिया 2a प्लस बी सी प्लस डी, उसी टाइप का क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम तो नहीं मिलेगा, कुछ अलग होगा। 2a प्लस बी और ये बन गया सी प्लस डी, एक रिएक्शन है के लिए ए तथा बी के सांद्रण, ए तथा बी के सांद्रण के प्रारंभिक सांद्रण लिखिए, के प्रारंभिक सांद्रण के लिए, सांद्रण के लिए प्रारंभिक वेग निम्न, प्रारंभिक वेग का निम्नलिखित आंकड़ा है। कुछ इसका आंकड़ा दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़ा है, आइए देखते हैं। तो इसमें मैं एक काम करता हूं, यहां पे मैं रेट लेता हूं
और फिर यहाँ पे हम कंसंट्रेशन ऑफ ए लेंगे और यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ बी लेंगे और इस तरह से एक चार्ट हम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। फर्स्ट जो है इसका रेट है 5.07 10 टू द पावर माइनस 5.07 10 टू द पावर माइनस 5 है, 5.07 10 टू द पावर माइनस 5 है। कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.2 है, 0.20। कंसंट्रेशन ऑफ बी है 0.30। फिर सेकंड नंबर में भी यही है 5.07 10 टू द पावर 5 माइनस 5 और यहाँ पे है 0.20 0.10। इसके बाद से 7.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, यहाँ पे 0.10 0.40 और 0.05। तो ये हमारा एक डाटा है, एक क्वेश्चन है। तब क्वेश्चन ये कहता है कि ये प्रमाणित करें कि ये जो डाटा है ये किस ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन के है। तो यहाँ पे कहता है कि नीचे ये बात कह रहा है कि इस आंकड़े से उपरोक्त आंकड़े से अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करें। मतलब कि यहां पे हम लोगों को कोटि नहीं मालूम है, लेकिन उस अभिक्रिया का एक आंकड़ा दिया हुआ है कि अलग अलग रेट पर उसकी अलग अलग सांद्रण है। तो इस आंकड़े से हम लोगों को ये पता करना है कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोगों को करना ये होगा कि हम मान लेते हैं यहाँ पे इसका आंसर जब हम लोग लिखेंगे तो हम लिख लेंगे यहाँ पे माना कि वेग के नियम का व्यंजक वेग के नियम का व्यंजक है। एक व्यंजक मान लेते हैं आर इजिकल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर आप मान लीजिए एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर मान लीजिए वाई। आपने इसको मान लिया कि पहला जो मतलब ये जो पूरा रेट है इस इक्वेशन का, इस अभिक्रिया का, तो इस अभिक्रिया का कोई ना कोई तो वेग नियम का व्यंजक होगा। तो इसके वेग नियम का व्यंजक हम ऐसे ही मान लिए कि चूंकि ये तो एक्सपेरिमेंटली आता है, हम इस रिएक्शन को देखकर नहीं लिख सकते हैं, तो ये तो एक्सपेरिमेंटली लिखना हमें, तो हम इसको पहले मान लेते हैं। और एक्सपेरिमेंटली डाटा हमको यहाँ दिया हुआ है 3 ठो। अब इस डाटा की सहायता से हम कुछ ऐसा करेंगे कि हमें एक्स और वाई का मान पता चल जाए। जैसे ही हमें एक्स और वाई का मान पता चलेगा तो हम बता देंगे कि इसकी ऑर्डर क्या होगी, चूंकि एक्स प्लस वाई होगी, इसका ऑर्डर तो वही होगा ना। तो इसके लिए हमें इन 3 इक्वेशन को तैयार करना होगा, ठीक है। तो हमें अब करना ये होगा कि एक हम आर लेंगे, आर की जगह पर ये लेंगे आर 5.07 10 टू पावर माइनस 5। तो आर लेंगे यहाँ पे 5.07 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 इज इक्वल टू के और कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.20 का पावर एक्स और फिर यहां पे हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी 0.30 का पावर वाई। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारा, इक्वेशन फर्स्ट यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। इक्वेशन सेकंड में रेट हमारा यही है 5.07 10 टू द पावर माइनस 5, ठीक है। और यहाँ पे हमारा के जो है ये के मान लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना है बाबू
0.20 कंसंट्रेशन ऑफ ए है, कोई दिक्कत नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ बी कितना है? 0.10 है, इसको वाई मान लेते हैं। चलिए समीकरण थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। समीकरण थर्ड कहता है कि यहां पे जो है 7.56 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू कि कंसंट्रेशन ऑफ 0.40 पावर x, कंसंट्रेशन ऑफ 0.05 पावर y। चलो 3 समीकरण हमको मिल गया। तो तीनों समीकरण में कुछ करते हैं ऐसा। पहले तो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से लेते हैं, यानी लिखेंगे यहां पे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लेंगे तो क्या आएगा, आइए देखते हैं। यहां पे आएगा आपका, पहले हम दोनों को डिवाइड करते हैं, यानी कि इसमें डिवाइड करते समय एक बात का आप लोग पूरा ध्यान रखोगे, जिस किसी का भी डाटा ज्यादा होगा उसको ऊपर रखना है। इन दोनों का डाटा बराबर, इसका बराबर, इसका ज्यादा है ना, यहाँ पे एक डाटा ज्यादा लग रहा है, यानी कि फर्स्ट डिवाइडेड सेकंड करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे करेंगे क्या, 5.07 10⁻⁻5 डिवाइड बाई 5.07 10⁻⁻5 इज इक्वल टू के 0.20 का पावर x, 0.30 का पावर y डिवाइड बाई के 0.20 का पावर x और 0.10 का पावर y। तो यहां से आपको देखने को ये मिलेगा कि आराम से आप इसको कटा रहे हो, के कटा रहे हो, इसको कटा रहे हो, यानी कि 1 इज इक्वल टू सब कट गया तो बचा क्या, 0.30 0.10। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे, यहां पर हम लिख सकते हैं, देखो तो 3/1, यहां पर हम क्या लिखेंगे, 3/1 का पावर कितना हो जाएगा, y। तो यहां पे हम लोग इसको लिख लिए 3/1 बराबर पावर y। तो अब क्या लिखोगे ऐसा, इसको लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 3 टू द पावर y, मतलब 3 का पावर क्या ऐसा रखोगे कि इसकी वैल्यू 1 आ जाए। तो 3 के पावर हम 0 रखेंगे, किसी भी डिजिट का पावर अगर 0 रखते हैं तो वह 1 के बराबर होता है। दैट मीन्स यहां पे लिख सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 0 लिख सकते हैं। इसलिए हमारा जो होगा y इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अब हमको y मिल गया यहां से, अब हमारा काम है x को निकालना, ठीक है। तो हम किसी भी रिएक्शन में x का मान रखेंगे तो y निकल सकता है, लेकिन उसके पहले हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि यहाँ पे y का मान रखें, x का मान निकालना, इसको यहाँ से डिवाइड करें तब भी हम x का मान निकाल सकते हैं। लेकिन उसके पहले हम चाहें तो फिर दो रिएक्शन को लेकर डिवाइड कर सकते हैं। तो दो रिएक्शन को लेकर डिवाइड करते हैं। अब हम यहाँ पे समीकरण सेकेंड तथा थर्ड से चल रहा है, समीकरण सेकेंड तथा थर्ड से। समीकरण सेकेंड और थर्ड में क्या आएगा, इसका मान ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। 7.56 डिवाइड बाई इंटू 10 टू द पावर -5 भी है, इंटू 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका के 0.40 का पावर x बट्टा के 0.20 का पावर x। y को हटा दिए हैं, चूंकि y का मान तो हमारा 0 आ गया है, तो y का मान 0 रखेंगे तो ये से भी 1 1 हो गया, कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू हटा दिया। चलिए तो अब इसको कटाते हैं, k से k कटेगा, इसको भाग देंगे तो ये 2 आएगा, 2 टू द पावर x है। इसको डिवाइड करने पर लगभग ये 1.5 आएगा,
1.5 इज इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स। तो सोचो कि क्या ऐसा रखोगे वैल्यू x का कि ये 1.5 हो जाएगा। तो लगभग हम अगर देखें तो 2 का रूट अगर निकालते हैं तो 1.42 करीब में आता है। दैट मीन्स यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 2 टू द पावर 1/2, यानी कि लगभग ये हम मान लेंगे नियर अबाउट में 2 टू द पावर 1/2, यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू आ गया आपका 1/2, दैट मीन्स 0.5 आ गया आपका ये वैल्यू x का। और y का वैल्यू कितना आया था, ये 0 आया था। तो फाइनली आपको मैं बता दूं कि इसका ऑर्डर कितना होगा। तो फाइनली ऑर्डर अगर हम लोग लेते हैं तो इसका ऑर्डर हम यहां पे निकाल सकते हैं। तो इसका ऑर्डर कितना आएगा बाबू, अब तो कोटि आएगा, यहां पे लिख सकते हैं हम लोग अभिक्रिया की कोटि बराबर, पहले इसका मान रख देते हैं, चलिए व्यंजक प्राप्त करते हैं। अतः वेग का व्यंजक जो है क्या आएगा, R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर एक्स, एक्स कितना आया 0.5, कंसंट्रेशन ऑफ बी वाई का पावर, वाई का वैल्यू कितना आया है 0, तो इसलिए कोटि कितना होगा बाबू, कोटि हो जाएगा 0.5 प्लस 0 यानी 0.5। तो ये आपका इस न्यूमेरिकल्स का आंसर है, कोटि प्राप्त हो गया 0.5। तो आप चाहोगे तो इसके बाद के कोई भी क्वेश्चन हो तो इस तरह से बना सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर से एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए क्या हमको करना, प्रोसेस क्या है। प्रोसेस को समझना सबसे जरूरी होती है किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने के लिए, क्योंकि इस पर कोई भी न्यूमेरिकल आएगा आप लोगों को प्रोसेस फॉलो करना। पहले तो आप ये चार्ट को समझो और एक आप वेग के नियम का व्यंजक खुद मान लो, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली होता है, हमें नहीं मालूम है तो हम इसको मान लेंगे। ए टू द पावर एक्स, बी टू द पावर वाई, क्योंकि हमारा जो रिएक्टेंट है ए और बी है, क्या है ए और बी का पावर ये हमको नहीं मालूम है, मान लिए। अब हम तीनों का तीन जो हमारा ये समीकरण दिया गया है, तीनों को इस वेग इक्वेशन पर तैयार करेंगे। रेट की जगह पर रेट लिख दिए, कंसंट्रेशन ऑफ एक जगह पर 0.2, पावर एक्स तो नहीं चेंज किए। इस तरह से हमने तीन इक्वेशन तैयार किया। फर्स्ट एंड सेकंड में जिसकी वैल्यू ज्यादा हो उसको ऊपर रखेंगे, जिसका कम हो नीचे रखेंगे, कटा कर किसी एक का मान निकालेंगे। और एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, कोई जरूर नहीं कि फर्स्ट सेकंड नहीं लें, फर्स्ट थर्ड भी लेना पड़ सकता है, क्योंकि हमें एक बात ध्यान रखना है कि ए और बी के सांद्रण में से कोई एक सांद्रण ऐसा है जो सेम मिल जाए तभी तो कटेगा। कोई एक सांद्रण हो जो कटना चाहिए तब तो एक का वैल्यू निकालोगे। इस बात को पूरा ध्यान रखना होगा। कोई जरूरी नहीं है कि हम फर्स्ट सेकंड लिए चूंकि दोनों ये सेम था, है ना, तो इसमें चूंकि ये लेते तो सेम नहीं मिलता, तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये डाटा थर्ड में रहता तो हम यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड लेते हैं। इस तरह से निकाल लेंगे, पहले y का मान चाहे x का मान जो भी निकले, सेकंड में फिर हम इसको डिवाइड करके एक का मान तो हट जाएगा, चाहे मान आएगा, मान लो कि 1 आएगा तो 1 आता तो रखते और उसको फिर कटाते, उसको ऐड गुना करते, ऐड करते, जो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे। फिर इसका उसका मान रखने के बाद से हम लोग सेकंड का मान निकालेंगे, यानी कि x का मान निकाले या y का मान निकाले। इस जो माने गए व्यंजक है इसमें x और y का मान पुट करें, फिर कोटि निकालें। ये पूरा आपका प्रोसेस है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा यहाँ पे जो है टाइप्स बदलेगा, नेक्स्ट टाइप्स की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स, सेकंड टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड टाइप्स हमारा है अभिक्रिया के कोटि को निर्धारित पर आधारित चलिए निर्धारित पर आधारित पढ़ते हैं।
तो किसके निर्धारण करना, हमको कोटि को निर्धारित करना है कि मतलब अब जो आपको न्यूमेरिकल्स मिलेगा इसमें दिया रहेगा कि ये बताओ कि ये प्रथम कोटि का है कि द्वितीय कोटि का है कि शून्य कोटि का अभिक्रिया है। तो ये आपको एक डाटा यहां भी दिए रहेंगे और इसको डाटा से आपको तय करना होगा कि ये कौन सी कोटि का अभिक्रिया है। इसके लिए आपको जो है निर्धारित पर आधारित है, लेकिन इसके लिए आपका जो है यहाँ पे मैं एक चीज और आपको ऐड कर लूं कि इसके लिए आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन वगैरह की मतलब नहीं है, यहाँ पे आपको टाइम मतलब कि समय और सांद्रण दिया होगा। यहां पे एक बात ध्यान रखेंगे, यहां पे समय और सांद्रण दिया होगा तब हमको कोटि निकालना है। पहले वाले में आपको दर का व्यंजक दिया गया था, दर दिया गया था तो निकालना था। तो आइए इसमें फर्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं, एक रिएक्शन है, एक क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर में, जो अभिक्रिया C6H5N2Cl को गर्म किया जा रहा है तो बन जा रहा है C6H5Cl प्लस N2। तो कहता है इस अभिक्रिया के लिए इतना, अभिक्रिया इतना के लिए निम्नलिखित आंकड़ा दिया गया है। तो इसके लिए एक आंकड़ा दिया गया है, उसको समझिए। यहां टाइम दिया गया है और यहां पे कंसंट्रेशन दिया गया है इन मोल पर लीटर। तो टाइम और कंसंट्रेशन का रिलेशन है, इस बार ध्यान दीजिएगा। तो कंसंट्रेशन नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है, कंसंट्रेशन भी हो सकता है वॉल्यूम भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम को दिया गया है मिलीलीटर में। तो समय अगर आपका 20 है तो वॉल्यूम आपका दिया गया है यहाँ पे 10, समय अगर 25, और टाइम को किस में दिया गया भी जान लीजिए, टाइम को दिया गया है मिनट में दिया गया, समय किस में दिया गया मिनट में। 20 तो 10, यहाँ पे अगर 50 तो यहाँ पे दिया गया 25, 17 तो 35, 70 तो 33, और फिर इन्फिनाइट अगर है तो 162। तो इस प्रकार आपका एक ये डाटा दिया गया जिसमें टाइम दिया गया है मिनट में, वॉल्यूम दिया गया है ml में। टाइम मिनट में क्या 20 दिया गया है, 20 मिनट है तो वॉल्यूम आपका हो जाता है 10 ml में है। टाइम अगर 50 दिया गया है तो वॉल्यूम आपका हो जाता है 25 ml। टाइम अगर 70 है, 70 मिनट, तो वॉल्यूम आपका 33 ml हो गया। समय को अगर इन्फिनाइट कर दिया गया, अनंत कर दिया गया, तो आपका वॉल्यूम हो गया 162 ml। तो ये एक डाटा दिया गया है और इसका इस आंकड़े से हमें प्राप्त करना है कि इसकी कोटि क्या होगी, कि कौन सा कोटि का ये है। निम्नलिखित आंकड़ा दिया गया है तो बतावें, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन में डाल सकता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन देगा कि यह आंकड़ा किस कोटि के अभिक्रिया को प्रमाणित करता है, किस कोटि की अभिक्रिया को प्रमाणित करता है। इसके लिए हम लोगों को किसी भी कोटि की अभिक्रिया का पहले एक ये समाकलित वेग समीकरण लेना पड़ेगा। तो हम सिंपल सी बात है, पहले आंसर हम निकालेंगे। तो हम पहले प्रथम कोटि अभिक्रिया का लेते हैं। प्रथम कोटि के अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि के अभिक्रिया से, पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया हम मानते हैं, है नहीं, हम मान लेते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो
K इज इक्वल टू इसका आता है यहाँ पे 2.303 बाई टी लॉग a बाई a माइनस एक्स होता है। चूंकि वॉल्यूम है चाहे कंसंट्रेशन है, थोड़ा सा यहाँ बदलाव हो जाती है, a बाई a माइनस एक्स है ना, थोड़ी सी यहाँ पे बदलाव की जाती है इसको समझने के लिए। अगर ये इन्फिनाइट है तो इन्फिनाइट जहां पे आ जाए क्वेश्चन में तो यहाँ पे लॉग के बाद फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है, इसको समझिएगा बाबू। अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम इन्फिनाइट बट्टा वॉल्यूम इन्फिनाइट माइनस वॉल्यूम टी। अगर यहाँ पे मान लो कि ये नहीं है, मतलब कि ये कंसंट्रेशन में है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा सी कंसंट्रेशन, सी इन्फिनाइट माने कंसंट्रेशन ऑफ इन्फिनाइट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ इन्फिनाइट बाई कंसंट्रेशन ऑफ टाइम, जिस टाइम पर आप कंसंट्रेशन लेंगे। तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूला सेम है, सिर्फ अंतर है कि आपको वॉल्यूम दिया गया है तो मैंने वॉल्यूम पे बताया है। अगर यहाँ कंसंट्रेशन गिवन हो तो कंसंट्रेशन पे लेंगे, इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। तो आइए वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम पे बनाते हैं। तो पहले ये काम करना, यहाँ पे मैं एक चीज और आपको कंफर्म कर दूं कि आपने ये माना है, एक्चुअली ये है नहीं, माना है, हो सकता है कि यही सही हो। तो क्या कैसे प्रमाणित करेंगे, तो किसी भी दो टाइम को लेना है, या आप 3 टाइम भी ले सकते हैं। किसी भी 2 टाइम पर इस टी को चेंज करना, टाइम 20 टाइम 50 पर इस पूरे डाटा को सॉल्व करना, और के का मान दोनों ही बार अगर कांस्टेंट आता है तो ये इलिस्ट्रेट करता है, ये प्रमाणित करता है कि ये प्रथम कोटि का है। अगर ये माने एकदम सेम नहीं आए, नियरली सेम हो, लगभग बराबर हो, या अगर नहीं आए बराबर, तो उस केस में हमें ये मानना चेंज करना होगा। फिर जीरो ऑर्डर ले जाएंगे, शून्य कोटि ले चलेंगे या द्वितीय कोटि ले जाएंगे, तो चेंज करके चेक करना होता है। वैसे अक्सर तो प्रथम कोटि में आते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट प्रथम कोटि मान लिया है ना। चलिए देखते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे केस फर्स्ट में लेते हैं, यहाँ पे 2 केस लेंगे। केस फर्स्ट कर लेते हैं हम लोग कि अगर टाइम जो हमारा है 20 मिनट है, टाइम हमारा क्या है 20 मिनट है, तो टाइम 20 मिनट पर हम लोग डाटा को फिट करेंगे। k इज इक्वल टू 2.303 बाई 20, यहां पे आएगा लॉग इन्फिनाइट का वैल्यू क्या होगा, लॉग इन्फिनाइट में कितना वॉल्यूम है 162। अब देखिए यहाँ पे 162 माइनस टाइम हम लिए थे 20 पे कितना है 10। अब इस डाटा को अगर आप सॉल्व करोगे जो के आएगा, वहीं फिर से आपको के सेकंड में लेना होगा। तो के सेकंड में क्या लेंगे, के सेकंड में फिर से हम लोग यही दोहराएंगे। अगर टाइम हमारा जो होता है यहाँ पे 50 होता है, 50 मिनट टाइम अगर 50 मिनट होता है तो उस समय हमारा के क्या होगा, के 2.303 बाई 50 टाइम, और यहां पर जाएगा लॉग इन्फिनाइट 162 डिवाइड बाई 162 माइनस 25। समझ में आ रहा जो हम कह रहे हैं। और इसको आप दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका के का मान इन दोनों ही केस में बराबर आएगा। तो जैसे ही ये दोनों ही के बराबर आया या लगभग बराबर आया, तो ये प्रमाणित होता है कि ये चूंकि प्रथम कोटि अभिक्रिया का मैंने समीकरण किसका लिया है, मैंने ये जो समीकरण है समाकलित वेग समीकरण जो है मैंने किसका लिया है, प्रथम कोटि का लिया है। और चूंकि प्रथम कोटि का कांस्टेंट हमेशा हर दशा में हर टाइम में बराबर होगी, तो अगर ये दोनों टाइम में बराबर आता है तो ये प्रमाणित होती है कि प्रथम कोटि है। समझ में आया बात। तो इस तरह से निकालते हैं इसको, क्लियर। इसी पर एक और क्वेश्चन आता है इसी तरह से। अगर मान लो किसी अभिक्रिया के लिए डाटा चेंज करता है, मैं सेकंड क्वेश्चन में यहां ले रहा हूं, इसी पर डाटा चेंज करता है। मान लो कि एक क्वेश्चन है आपका कि ईस्टर के जलांशन, ईस्टर के जलांशन के लिए, ईस्टर के जलांशन के लिए निम्न लिखित
आंकड़ा है तो प्रमाणित करना है कि इसकी कोटि क्या होगी। आंकड़ा क्या दिया गया है यहाँ पे, टाइम। इस बार टाइम को सेकंड में लिया गया है, टाइम किस में लिए हैं, सेकंड में लिए हैं, और कंसंट्रेशन लिए हैं इस बार यहाँ पे, और कंसंट्रेशन को लिए हैं हम किसमें, मोल पर लीटर में। तो आंकड़ा ये है कि अगर ये 0 है तो ये 0.55 है, 0.55 कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में। अगर ये आंकड़ा 30 है यहाँ पे, तो अगर टाइम 30 सेकंड में है तो ये 0.31 है। अगर टाइम यहाँ पे 60 है तो ये आपका 0.17 है। अगर टाइम आपका यहाँ पे 90 है तो ये 0.85 है, ये 17 है, 0.85 है। तो यहाँ पे 0.085 है, 0.085, इसमें इन्फिनाइट नहीं है। तो अगर इन्फिनाइट वाला डाटा नहीं हो, अगर हमको प्रमाणित करना हो, फिर यहाँ पे भी वही चीज है कि प्रमाणित करें कि, है ना, प्रमाणित करें कि कौन से कोटि का है, ये प्रमाणित करना है, किस कोटि का है ये पता करना है। तो इस पर आपको करना ये होगा कि आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग a बाई a माइनस एक्स, चूंकि इनफिनाइट नहीं है। अगर इनफिनाइट होता तो यहाँ पे कंसंट्रेशन सी इनफिनाइट माइनस सी टी लेते। इनफिनाइट नहीं है तो हमको लिखना होगा ए फॉर इनिशियल, ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है ना, प्रारंभिक सांद्रण है, प्रारंभिक सांद्रण, दैट मीन्स ए बराबर कितना होगा, 0 टाइम जब शून्य प्रारंभिक सांद्रण वही मानेंगे ना, 0.55 प्रारंभिक सांद्रण हमें फिक्स मिल गया। क्योंकि जब समय शून्य, मैंने अभी अभिक्रिया शुरू नहीं किया है, तो वो जो मैंने डाटा लिया है, जो मैंने वहां पे आंकड़ा लिया है, वो हमारा प्रारंभिक सांद्रण होगा। तो अब टाइम को लेते हैं, अगर इसको यहां पे लेते हैं, अगर समय हमारा यहां पे हो जाता है कितना, समय 30 लेते हैं, 30 सेकंड, समय को अगर 30 सेकंड लेते हैं, तब हमारा बताइए ये a माइनस एक्स कितना होगा, 0.31। बताइए के पर मान रखकर ही बना लेंगे, तो क्या रखेंगे, k इज इक्वल टू 2.303, टाइम की जगह पर रखोगे 30 लॉग, इनिशियली कितना रखोगे, इनिशियली ए आया था 0.55 डिवाइड बाई ए माइनस एक्स आ गया 0.31। इसको सॉल्व करके एक के का मान निकालोगे। सेकंड केस में अगर फिर से अगर टाइम यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, 30 के बजाय आप 60 लेते हैं, तो यहाँ पे a माइनस एक्स कितना आ जाएगा, 0.17। यहाँ पे k इज इक्वल टू 2.303 बाई टाइम कितना हो गया 60 लॉग इनिशियल कितना हो गया 0.55 डिवाइड बाई 0.17। देख रहे हैं, इस तरह से k दोनों का ही k, मतलब कि इसका k का मान फिर इसका k का मान, दोनों ही k का मान अगर बराबर आता है तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा प्रथम कोटि का विक्रिया। क्योंकि मैंने समीकरण किसका लिया है, प्रथम कोटि का विक्रिया का लिया है, तो दोनों का k बराबर होगा, समझ जाएंगे कि ये प्रथम कोटि का विक्रिया का है। तो ये डाटा पर आधारित, ये किस तरह से डाटा दिए गए हैं उस पर क्वेश्चन है। मैंने 2 क्वेश्चन बताया कि अगर एक डाटा में इन्फिनाइट लगा हो तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर इन्फिनाइट नहीं हो, 0 लगा हो, तो यानी इनिशियली हम 0 मान लेंगे, इनिशियल 0 पर कंसंट्रेशन मान लेंगे। तो a माइनस एक्स टी टाइम पर a माइनस एक्स इतना है, अगले टी टाइम पर a माइनस एक्स इतना, अगले टी टाइम पर a माइनस एक्स इतना है, सबका k निकालेंगे। अगर वो बराबर आता है तो हम समझ लेंगे कि ये प्रथम कोटि का विक्रिया है। इसको आप सॉल्व कर लोगे आराम से, क्योंकि हम सॉल्व करेंगे, ज्यादा समय लगेगा इसको पूरा सॉल्व करना, डिवाइड करना, लॉग का मान बुक्स वगैरह में देखकर निकाल लेना तुम लोग। तो इस तरह से दोनों का k बराबर आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। ओके,
थैंक यू। चलिए अब हम लोगों को ये जानना है कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो समाकलित वेग समीकरण का जो है उस पर आधारित क्वेश्चन है। समाकलित वेग समीकरण पर आधारित क्वेश्चन है, यानी कि तीसरा नंबर टाइप हम चलेंगे। और ये तीसरा नंबर टाइप क्वेश्चन हमारा जो है कहता है कि ये समाकलित वेग समीकरण पर आधारित है। समाकलित वेग समीकरण पर आधारित है और खास करके प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ही मैं ले रहा हूं। इसमें क्वेश्चन नंबर मैं 1 ले रहा हूं। इसमें एक क्वेश्चन मैं इसमें आप लोग बताता हूं कि मान लो कि किसी अभिक्रिया ये कहता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए k बराबर 60 पर सेकंड है, तो k कांस्टेंट दिया गया, तो कितने समय में, समय पूछ रहा आपसे, अभिक्रिया का प्रारंभिक सांद्रण घटकर 1/16वां भाग रह जाएगा। पहला काम है कि k से हम लोग इसका आंसर कैसे निकालेंगे। चूंकि दिया है यहां पे, क्या दिया है बाबू, k = 60 पर सेकंड दिया है, इसलिए आप टाइम निकालो। पहला काम करो यहाँ पे, पहला काम टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम क्या होगा यहाँ पे निकालिए, टी हाफ निकाल लेते हैं। टी हाफ क्या होगा 0.693 बट्टा के होता है, ये होता है के, तो 0.693 बट्टा के जगह पर रख दीजिए 60 टी हाफ। इसलिए टी हाफ का मान इसको जब डिवाइड करेंगे 0.0115 सेकेंड पर सेकेंड था, सेकेंड में आएगा। तो हमें यहां पे टी हाफ मिल गया 0.0115 सेकेंड मिल गया। ठीक है, टी हाफ मिल गया। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि जब टी हाफ मिल गया तो हमें 1/16वां भाग निकालना है। तो इसको दो तरीके से बनाएंगे हम। एक मेथड बनाते हैं, फर्स्ट मेथड, पहला मेथड बनाते हैं। पहला मेथड में हम k से ही निकालेंगे। पहला मेथड में क्या करते हैं कि k = 2.303/t log a/a-x। चूंकि हमारे पास हमको टाइम निकालना है, a और a-x दिया गया है, तो a यहां पर अगर हम x मान लें तो इसलिए हमारा a-x = क्या हो जाएगा, a अगर हम x मान लें तो a-x बराबर कितना हो जाएगा, x/16वां भाग हो जाएगा। अब इसमें मान को पुट करेंगे, इसलिए k = 2.303, k की जगह पर रख देंगे यहाँ पे कितना 60। तो यहाँ पे टाइम निकालना ही हमें, log a का मान x मान लेते हैं और इसका हो जाएगा x/16। ये पहला मेथड मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। तो टाइम = कितना हो गया बाबू, 2.303/60 और यहाँ पे आपका हो जाएगा log, इसको x से x कट जाएगा, यानी कि log 16। 2.303/60 log 16 का वैल्यू कितना हो जाएगा, log 4 का स्क्वायर कर दीजिए तो 16 हो जाएगा, 16। तो ये 2.303/60 यहां लिख सकते हैं 2 log 4 log 4 का वैल्यू 2.303/60, 2 इंटू log 4 का वैल्यू 0.60 समथिंग आएगा, 607 के करीब में आएगा या 605 के करीब में आएगा। 0.6 लगभग हम ले लेते हैं log 4 का वैल्यू। चलिए तो इसको आप लोग कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 यानी कि 1.2 आ गया, लगभग 0.6 ही मान लेते हैं ना, तो ये 1.2 आ जाएगा, यानी कि 2.303/60 इंटू 1 मिनट करते क्या है, इसको कटाते हैं इसको 2 इंटू 0.60, इसको और इसको कटाते हैं, क्योंकि नीचे यहाँ पे हम अगर कर देते हैं 100 तो ये कट जाएगा। ठीक है, 2 से इसमें गुना करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, कैसा रहेगा। तो टाइम = हमारा निकल गया यहाँ पे 6
0.6 और ये हो गया 4.606 डिवाइड बाई 100, तो यानी कि ये आ जाएगा हमारा 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.046 इतना सेकंड आएगा, 0.046 सेकंड, 60 सेकंड है ना, ठीक है। 0.046 सेकंड लगभग यही आ रहा है। ये तो पहला मेथड हुआ, चलिए ठीक है। दूसरा मेथड बताते हैं, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड देखते हैं क्या आता है। सेकंड मेथड में हम करेंगे क्या कि टी हाफ की हमें जरूरत पड़ेगी। टी हाफ हमें कितना निकाले हैं, 0.0115 सेकंड है हमारा। तो यहाँ पे सेकंड मेथड बड़ी आसान है, चेक भी कर सकते हैं हम लोग इससे। अगर कोई कैलकुलेशन गलती भी होगा तो यहाँ से एग्जैक्ट आएगा। लेकिन देखिए कैसे, मान लेते हैं कि वो 1 है इनिशियली अमाउंट में, तो टी हाफ में ये 1/2, अगले टी हाफ में 1/4, अगले टी हाफ में 1/8 और अगले टी हाफ में ये 1/16 हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि 1/16वां पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे टी हाफ हो गया 0.015 हुआ, तो 0.0115 में इतना पहुंचा, अगले 0.0115 में यहाँ पे कुल टर्म कितना हो गया। तो टाइम निकालने के लिए कुल टी हाफ गुने टर्म काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 गुना कर लीजिए। तो ये टी हाफ कितना है, 0.0115 गुने 4 कितना आएगा, 5 के 20 के 0 2 4 2 6 4 और यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 0.046 आया था यहाँ पे, 0.046 सेकंड, इसका भी आ गया 0.046 सेकंड, यानी कि बिल्कुल सही है। तो ये सेकंड मेथड मैंने बताया। किसी भी एग्जाम में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर कर रहे हो तो ये समझ लो कि एक ट्रिक है, ये समझ लो कि आपका एक ट्रिक है। इस ट्रिक से इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे हल कर लोगे और आसानी से आंसर पाओगे। लेकिन अगर आपको पूछता है कि 3 नंबर में क्वेश्चन दे दिया, सब्जेक्टिव में 3 नंबर में क्वेश्चन दे दिया, तो बाबू कतई आप इसको इस मेथड से नहीं बना सकते हो। आपको हमेशा इस मेथड का फॉलो करना होगा, मेथड फर्स्ट। समझ में आ गया बात, इस मेथड को फॉलो करना होगा। चलिए मिटाते हैं, मिटा लिए, ओके मिटाते हैं इसको। अब इसी पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक और देते हैं, आइए देखते हैं इस पे एक क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन हम ये देखते हैं कि सेकंड नंबर में मान लो कि तो क्वेश्चन है ये कि प्रथम कोटि का अभिक्रिया 20% पूर्ण होने में 10 मिनट लगता है। तो कहता है कि 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो ये भी आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया है चूंकि, तो इसको लेना पड़ेगा। आंसर इसका निकालेंगे तो दो पार्ट में बांटेंगे। एक तो हम 20% पे चलेंगे, 20% जो पूर्ण होने में जो लगता है, पूर्ण होने में, और एक लेंगे हम 75% पूर्ण होने में। दोनों को अलग अलग कर लेंगे। 20% पूर्ण में इनिशियल 100 हो जाएगा, तो फाइनल हमारा हो जाएगा 100 - 20 बराबर 80। ठीक है, यहां से हम लोग पहला काम करेंगे। टाइम दिया गया है 10 मिनट, तो पहला काम है कि के निकालना। 2.303 बाई टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स। 2.303 बाई टाइम दिया गया 10 मिनट, लॉग इनिशियल हो गया 100, तो ये हो गया 80। 0 से 0 कट गया, ये ऊपर गया तो ये आ गया आपका, यानी कि 0.2303 और ये आ गया आपका 10 log 10 और log 8 है ना, तो इसको हम लोग ले लेंगे log 10 - log 8। ठीक है,
फाइनली आएगा 0.2303 और log 10 का वैल्यू 1 माइनस log 8 का वैल्यू हो जाएगा, log 8 का वैल्यू आएगा आपका, log 8 को करते हैं 2 इंटू 4, log 8 को कर लेते हैं 2 इंटू 4, यहां सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा उसको, रुकिए। log 8 को सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, 2 इंटू 4 कर देते हैं, log 2 का वैल्यू हो गया आपका, तो 2 इंटू 4 एंड 2 प्लस 4 हो जाएगा, यानी कि log 2 प्लस log 4, log 2 का वैल्यू 0.310, log 4 का वैल्यू 0.6, यानी कि 0.901। चलिए 0.901 log 8 का वैल्यू आ रहा है, यानी कि 0.901 इसकी वैल्यू आ रही है। तो क्या होगा, फाइनली निकालना करेंगे क्या कि 1 माइनस 0.901 को यहाँ पे घटा लेंगे, कितना आएगा, लगभग ये 0.9 घटेगा 1 में से, कितना आएगा, लगभग 0.1 आएगा ना, 0.1 आएगा, लगभग यही आएगा 0.1। गुना कीजिए, गुना करने पर फाइनली इसको यहां से हटाते हैं। चलिए तो फाइनली आपका आएगा के बराबर 0.1 से गुना करेंगे तो 0.02303, ठीक है, 0.02303, 10 मिनट पे लिए थे, ठीक है, 0.02303, ठीक है। के का मान इतना आ गया, इतना हमारा आ गया मिनट में, तो पर मिनट में आ गया। अब हमें ये जानना है 75% के लिए हम लोग क्या निकालना, टाइम निकालना है। तो 75% के लिए लिख देते हैं। तो यहां पे इनिशियल अगर आप 100 मानोगे तो a माइनस एक्स आपका 25 हो जाएगा, 100 में से 75 गया 25। इस पर चूंकि टाइम आपको निकालना है, तो चूंकि k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग a बाई ए माइनस एक्स, के के जगह पर रख देंगे हम, टी को इधर रखते हैं, 2.303 बाई के के जगह पर मान रख देंगे 0.02303 लॉग, क्या आ रहा है, a बाई ए माइनस एक्स, ए 100, ए माइनस एक्स 25, 25 चौका 100 हो गया। और ये तो सामने दिख रहा है, कटेगा कुछ, अगर हम इसको 2 पॉइंट ले जाए तो ऊपर 100 हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा, यहाँ पे 100 बचेगा, 100 बचेगा कटने के बाद 100 और गुने log 4 का वैल्यू 0.6 हमें जाने थे, यानी कि टाइम आ गया हमारा कितना, 60 मिनट आंसर। तो टाइम आ गया 60 मिनट, यानी कि 20% पूर्ण होने के लिए समय जो 10 मिनट लगता है, तो 75% पूर्ण होने के लिए उसको समय लगेगा 60 मिनट। आएगा समझ में, 75% पूर्ण होने के लिए कितना समय लग रहा है, 60 मिनट लग रहा है। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है। इसमें मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को और बताऊंगा कि वो कैसे बनता है। चलिए समाकलित वेग समीकरण पर एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है कि प्रमाणित करें कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99% पूर्ण होने में जो समय लगता है, में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगने वाले समय का दुगुना होता है। यानी इस बात को हमें प्रमाणित करना है, यहां समझ लीजिए कि 99% जो कंप्लीट होता है ये 90% का दुगुना समय है। मतलब ये तभी ये बराबर होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, T99 जो है, T99 ये T90 में जो लगा समय है उसका दुगुना है। मतलब इसमें 2 से गुना करेंगे तब इसके बराबर थी। ये चीज हमें प्रमाणित करना है, ध्यान में आ गया। क्या प्रमाणित करना है आप लोगों को?
तो 99% पूर्ण होने में जो समय लगता है किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया का, वह 90% समय का 2 गुना भाग होता है। ये हमें मतलब ये प्रमाणित करना है। तो आइए इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग लेंगे। यहाँ पे पहले तो 99% और फिर लेंगे हम यहाँ पे 90%, दोनों को पहले लेंगे। 99% में हम चलेंगे तो इनिशियली 100, तो a माइनस x हमारा कितना हो जाएगा 1, 100 में से 99 घटेगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू 2.303 बाई टाइम 99, t99 लिखना है यहाँ पे, लॉग 100/1। तो यहाँ पे फाइनली आपका जो k बराबर आया 2.303 बाई t99। इस बात को ध्यान रखिएगा। लॉग 100 का वैल्यू कितना हो गया, लॉग 10⁻², यानी कि 2 आ गया। लॉग 10⁻², 2 लॉग 10, लॉग 10 का वैल्यू 1। तो इतना ही इसको रहने दीजिए यहाँ पे। चलिए 90% बढ़ गया। यहाँ पे आप इनिशियली अगर 100 मानते हो तो a माइनस x कितना आएगा, 10 आएगा। तो इसलिए k बराबर आपका आएगा 2.303 बाई t90 लॉग 100/10, यानी कि ये 10 बच गया। तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि 2.303 बाई t 90 इंटू 1। यहाँ आप नहीं दिख रहा है कि यहाँ 2 आ गया, 1 आ गया। अब दोनों का, चूंकि दोनों एक ही समीकरण का अलग अलग समय है, तो दोनों का k हमारा सेम होगा। तो इसलिए दोनों समीकरण से, है ना, दोनों समीकरण से लेंगे तो क्या आएगा, यहां आएगा 2.303 बाई t99 इंटू 2, 2.303 बाई t99 इंटू 2 इज इक्वल टू 2.303 बाई t90 इंटू 1। तो यहां से क्या क्या कटेगा, 2.303 कट गया, दोनों कट गया। चलिए ठीक है। तो हमारा फाइनली आया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 ऊपर कर लेते हैं। 2 बाई t99 इज इक्वल टू 1 बाई t90। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको, कि t90 बट्टा t99 इज इक्वल टू 2। नहीं, गलत हो गया। लिख सकते हैं यहाँ पे कि t99 बाई t90 इज इक्वल टू 2। t99 को यहाँ भेजे, t99 बाई t90 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इसलिए फाइनली हमारा आ गया t99 इज इक्वल टू 2 गुने t90, प्रमाणित हो गया। t99 इज इक्वल टू 2 गुने t90। तो इस तरह से प्रमाणित हो गया कि 99% पूर्ण होने में जो समय लगेगा वो 90% का दुगुना समय होगा। क्लियर हुआ? भी एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था समाकलित पर आधारित, है ना। अब एक लास्ट आप लोगों को मैं टाइप्स बताने जा रहा हूं जो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये है 4th नंबर आपका टाइप्स। और इसमें है आपका कि परसेंटेज अमाउंट को ज्ञात करना, प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने पर आधारित। प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने पर आधारित मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं। इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पे एक फॉर्मूला बताऊंगा। फॉर्मूला ये हो गया कि परसेंटेज मात्रा अगर आपको निकालनी हो तो फॉर्मूला है 1/2 टू द पावर n इंटू 100। तो ये आसान है, क्योंकि इसका लॉन्ग प्रोसेस भी जा सकते हो, लेकिन वो तुम बनाते 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 थक जाओगे, लेकिन हो सकता है अंत में आंसर भी गलत हो जाए। प्रोसेस समझिए पहले, ये कितना आसान प्रोसेस है। प्रतिशत मात्रा इज इक्वल टू 1/2 पावर n इंटू 100।
यानी कि n इज इक्वल टू यहाँ पे ये है t बट्टा टी हाफ, टी बट्टा टी हाफ जो आएगा वहां से आपको निकालना होगा। तो चलिए इसको क्वेश्चन करते हैं। अगर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, अगर आपको मान लीजिए कि किसी समीकरण किसी ये क्वेश्चन में समय आपका दिया गया हो, पर टी हाफ लेते हैं, टी हाफ दिया गया हो यहाँ पे 30 मिनट और समय दिया गया हो आपको यहाँ पे मान लो 120 मिनट, तो पूछता है कि इसका परसेंटेज अमाउंट क्या होगा, प्रतिशत मात्रा निकालना है, क्या होगा जिसे हम लोग a माइनस एक्स भी कहते हैं, जो मतलब बचता है लास्ट में, ये भी हम लोग कहते हैं। तो इसको निकालने के लिए अगर आप जाओगे दूसरे प्रोसेस में तो आपको पहले k निकालना होगा टी हाफ से, मैं लंबा प्रोसेस बता रहा हूँ, k निकालना होगा टी हाफ से, मतलब कि इस फॉर्मूला से जाएंगे 2.303 बाई यहाँ पे टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स, टी हाफ से के निकाल के यहाँ रखेंगे, टी हमारा दिया हुआ है, इनिशियल हम यहाँ मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे, 100% कह रहे थे 100 मान लेंगे, ए माइनस एक्स हमको निकालना होगा। समझ में आ रहा बात? बहुत लॉन्ग 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 एंटी लॉग यहाँ होगा, एंटी लॉग जाएगा, ये लॉग नहीं एंटी लॉग जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग फंस जाओगे बाबू, पक्का फंसोगे। चलो, तो उसके लिए आसान तरीका क्या है? उसके लिए आसान तरीका ये है कि इस प्रोसेस पे जाए। क्या करेंगे? सबसे पहले हम n निकालेंगे, क्या है 120 डिवाइड बाई 30, 4 आ गया। तो अब हम लोगों को परसेंटेज मात्रा निकल गया, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। परसेंटेज मात्रा को आप x भी मान सकते हो, अगर मानना हो तो मान सकते हो, a माइनस एक्स मान सकते हो, जो मानो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें ये करना ये है, वैसे में x ही निकालना होता, वहां भी a माइनस एक्स निकाल कर फिर a का मान रखकर, है ना, और हम लोगों को यहाँ पे निकालना होगा ऐसे a माइनस एक्स इक्वल टू, मान लो कि यहाँ पे कुछ भी आ जाता है, यहाँ पे 20 आ जाता है, तो a का मान पता है तो x का मान निकालना होगा, किसी भी तरह से x का मान ही निकालना होता है। चलो ठीक है, परसेंटेज मात्रा निकालना है, तो क्या करेंगे 1/2 डिवाइड पावर 4 इंटू 100। तो बताइए कितना हो जाएगा, 1/2 का पावर 4 यानी कि 2 को 4 को गुना करना होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 1/16 इंटू 100। फाइनली क्या आ रहा है, ये आ जाएगा आपका 6.25, इतना परसेंट आएगा, 6.25% आ रहा है। अब आपको मैं एक दूसरा मेथड बनाता हूं, सेकंड मेथड इसका देखिएगा, ये भी बहुत आसान था, फाइनली बन गया 6.25%। सेकंड मेथड जो ट्रिक बताए थे, ये भी ट्रिक ही है। इनिशियली हम 100 मान लेते हैं, तो 30 मिनट में ये क्या हो जाएगा 50, अगले 30 मिनट में क्या हो जाएगा 25, अगले 30 मिनट में क्या हो जाएगा ये 12.5, और फिर अगले 30 मिनट में क्या हो जाएगा 6.25। 1 2 3 4 4 3 12, टाइम कितना हो गया पूरा 120 मिनट, यहां से यहां तक 120 मिनट लगा। कितना मिला आपको 6.25%। ये ऑब्जेक्टिव के लिए ये भी आपका रूल यहाँ पे काम कर जाएगा, ये भी ट्रिक यहाँ काम करेगा। तो अगर टी और टी हाफ एक दूसरे के मल्टीप्लाई हो, मतलब डिवाइडिंग हो, तो ये बड़ी आसान से बन जाते हैं। आई बात समझ में? इस तरह से न्यूमेरिकल का मैंने प्रथम कोटि अभिक्रिया, खास करके प्रथम कोटि अभिक्रिया पर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाओगे, और मैं जानकर ज़्यादातर एनसीईआरटी क्वेश्चन ही इसमें आज मैं करवाया हूँ कि आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, क्वेश्चन कीजिए, बनाइए, और फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए विचार कीजिए। ओके, दैट्स ऑल।